एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लीनियर सेल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। एक क्विक रिकैप में देख लेते हैं कि कल हमने क्या सीखा। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक ऊपरी सतह से देखा था कि किस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिवाइड किया जाता है दो कंपार्टमेंट के अंदर। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपार्टमेंट है इसको एनोड बोलते हैं या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड का जो कंपार्टमेंट है इसको हम रिडक्शन हाफ सेल भी बोलते हैं, जिसके अंदर कैथोड डिप्ड होती है। कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके अंदर क्या होगा, ये जो आपकी इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और जो मेटल है वो मेटल के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वायर से ट्रैवल करेंगे और कैथोड तक पहुँचेंगे। कैथोड के अंदर यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे नीचे रिएक्शन भी देख सकते हैं। कॉपर आयन ने तो इलेक्ट्रॉन गेन किए और प्योर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद हमने एक नया जो अपर्चर था वो डिस्कस किया था, जिसकी सिग्निफिकेंस भी डिस्कस की थी, दैट वाज सॉल्ट ब्रिज। तो ये था हमारा कल का कंक्लूडिव लेक्चर। आज हम थोड़ा सा अपने लेक्चर को स्पेसिफाई करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं डेनियल सेल की। डेनियल सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही टाइप है। कल हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन किया था उस टाइम हमने ये नहीं कहा था कि आप सिर्फ जिंक या कॉपर की ही इलेक्ट्रोड लें। आप किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड ले सकते हैं और उसके बाद सिंपली हमें उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल के अंदर पुट करना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेनियल सेल की तो वहाँ हम अपनी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको स्पेसिफाई कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एनोड हमेशा जिंक का बना होता है और कैथोड हमेशा कॉपर का बना होता है। उसी सेल को हम बोल देते हैं डेनियल सेल। तो वही जो हमारा जनरल है वही सेम इसके अंदर भी चलेगा। यहाँ भी एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा, जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक आयन प्रोड्यूस कर देगा। जब जो जिंक आयन हैं ये सारे के सारे सॉल्यूशन में रहेंगे। ये ध्यान रखेंगे हम, जो भी आयनिक फॉर्म है वो सॉल्यूशन में रहेगी। सॉलिड फॉर्म है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। तो जिंक जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो रहा है, ये इक्वेशन हमें बता रही है। और रिडक्शन हाफ सेल के अंदर क्या होता है, रिडक्शन के अंदर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और प्योर कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी कॉपर है वो सारा का सारा यहाँ से इसके ऊपर रोड के ऊपर स्टिक हो जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा, उसके अंदर तो सिर्फ उसका काउंटर आयन ही बचेगा, दैट इज सल्फेट आयन। चलिए, तो यहाँ पर यही लिखा है कि रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन लीव्स एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन इन द सॉल्यूशन। और सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन था, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। लेकिन क्या होता है, टाइम के साथ जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें जो कॉपर है वो तो सारा का सारा डिपॉजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉपर आयन थे वो इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो कॉपर वाली इलेक्ट्रोड है ये देखिए थिक हो गई है। और अगर हम बात करें जिंक की, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड के अंदर जो मेटेलिक जिंक था वो सारा का सारा सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। और आप थोड़े टाइम के बाद क्या देखते हैं कि जो जिंक की इलेक्ट्रोड है ये बहुत ही थिन हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया, जिंक मेटल डिप्लीट हो गया है, डिजोल्व हो गया है सॉल्यूशन के अंदर। वहीं जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर मेटल प्रेजेंट था वो सारा का सारा यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। तो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन था वो तो डिपॉजिट हो गया, लेकिन कॉपर सिर्फ कॉपर थोड़ी था, ये तो कॉपर के साथ एक काउंटर आयन भी था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। इसका मतलब क्या है, अभी जो सॉल्यूशन बचा है इसके अंदर सल्फेट आयन बहुत सारे बचे हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसके अंदर जिंक आयन सारे के सारे आ गए हैं, रिडक्शन हुआ है तो यहाँ पर जिंक आयन बच गए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अब क्या होगा, सारा का सारा जब एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा जो कॉपर है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो अब रिएक्शन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचेगा। तो करंट विल फॉल विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेज एज द कॉपर आयन गेट रिड्यूस्ड। तो यही उसका कॉन्सिक्वेंस है, कॉपर जो है उसका वेट बढ़ जाएगा, कॉपर रोड काफ़ी मोटी हो जाएगी और जिंक रोड है वो डिप्लीट हो जाएगी, उसका वेट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो हमेशा क्या होती है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट यानी कि एनोड टू कैथोड। लेकिन करंट की जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जस्ट अपोजिट होती है, तो करंट मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये टोटल ओवरऑल रिएक्शन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 1.10 वोल्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये आप यहाँ पर वोल्ट मीटर के अंदर भी चेक कर सकते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग। ये सिर्फ ये बताता है कि यहाँ से कि 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ये
जिंक और कॉपर की, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगाया, आप ध्यान देंगे यहाँ इस पूरे सेल के अंदर कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगाया है, ना ही हमने यहाँ पे कोई सेल ज्वाइन किया है, ना ही हमने यहाँ कोई बैटरी ज्वाइन किया है। वोल्ट मीटर है वो सिर्फ वोल्टेज को मेज़र कर रहा है कि इनके बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। फिर भी ये रिएक्शन हो रही है, फिर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और करंट प्रोड्यूस हो रहा है। वो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बता रही है कि जी हाँ, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों हो रहा है, यहाँ पे इस केमिकल्स की वजह से। तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है, इसी जो सिग्नल मिल रहा है हमें, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसमें कन्वर्ट हो रही है, तभी तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। लेकिन हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या हम ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा, अगर हमने एग्जैक्ट इतना ही 1.10 वोल्ट का ही बाहर का से कोई सेल कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, अगर अपोजिंग डायरेक्शन में हमने वोल्टेज लगा दी। हाँ, अगर आपके जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है वो उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो यही कॉन्सिक्वेंसेस है। इफ़ एन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड एंड इंक्रीज स्लोली, then reaction continues to take place till the opposing voltage reaches the value of 1.1 volt। जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है तब तक रिएक्शन हो रही है, हालांकि धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट होती है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर आपने बाहर ही देखिए, डायग्राम में भी देख सकते हैं, ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हुआ, मीन्स जैसे ही आपने एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ा दी सेल की वोल्टेज से तो अब करंट है फिर से फ्लो करना शुरू कर देगा, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में। आप देखिए नॉर्मल कंडीशन में लेफ़्ट टू राइट फ्लो करता है करंट, जब तक इसके बाहर वाली जो वोल्टेज थी वो कम थी तो वो अपना कन्वेंशनल तरीके से करंट फ्लो कर रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जैसे ही बाहर वाला जो वोल्टेज सप्लाई थी वो ज़्यादा हुई, हावी हो गई, तो अब क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो अपोजिट हो जाएगी। ये था अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। अब हम एक नई टर्म को डिफाइन करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हैं टेंडेंसी। हर इंसान का अपना पोटेंशियल होता है, ऐसे ही मैं कहूँगी कि हर मेटल का अपना पोटेंशियल होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है या फिर गेन करती है। लेकिन कब, जब उस मेटल को उसी के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है, उस टाइम देखें कि मेटल आयन है वो सॉल्यूशन में जा रहा है या फिर सॉल्यूशन वाला मेटल आयन है वो प्योर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। ये जो दो इक्वेशंस हैं ये आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखा रही है। देखिए यहाँ पर जिंक है वो क्या कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जो मेटल है, क्योंकि हमने क्या कहा, जो मेटल है वो अपने ही सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप्ट है। डायग्राम देखिए आप, ये मेटल है, मान लीजिए जिंक ही है, तो जो मेटल है वो मेटल सल्फेट ही मान लीजिए, सल्फेट सॉल्यूशन है यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, जो मेटल है वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, ये M पॉजिटिव बना रहा है, ये मैंने Zn2 पॉजिटिव ले लिया, एक्चुअली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन कौन सी डोमिनेट करेगी वो इस सिंपली इस एक सेल को देख के तो आप नहीं बता सकते। आप एक सेल का पोटेंशियल या किसी एक मेटल का पोटेंशियल नहीं बता सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, और जब कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद हम चेक करेंगे कि उस दूसरे मेटल के कंपैरिजन में ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड है उसका अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहोगे तो वो हम नहीं निकाल सकते। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेरे ख्याल से क्लियर है। हम बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि हम अपना नंबर सिस्टम देखते हैं, उसके अंदर भी एक रेफरेंस लिया जाता है ज़ीरो, कोई नंबर बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, ज़ीरो के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो हमें यहाँ भी रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो यही लिखा है यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं पता लगा सकते, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो या फिर सिर्फ रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पिछले डायग्राम में भी दिखाया, ये दोनों रिएक्शंस हो रही है, ये सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है। तो इस केस में हम इस सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं बता सकते।
अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपका 10th क्लास का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपने ये रिएक्शन ज़रूर देखी होगी। फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन थी, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते थे, Mg था, Mg प्लस O2 क्या बनता था, बता सकते हैं? MgO बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लगता है आपको, कैसी रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है? सोचिए एक बार। मैग्नीशियम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या लग रहा है आपको, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन ये गलत है। आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ पे ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कभी भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकेली नहीं हो सकती, ना ही कभी भी एक रिडक्शन रिएक्शन अकेली हो सकती है। अगर कहीं किसी भी रिएक्शन के अंदर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी रिएक्शन में कहीं ना कहीं रिडक्शन भी हो रहा होगा। आपको देखने से लग रहा है यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को लिया, यहाँ तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो देन इट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पर देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2+, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की, O2 की फॉर्म में न्यूट्रल स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस बाइंड स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 2 नेगेटिव, यानी कि 0 से ये माइनस में जा रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो इस रिएक्शन से बस मैं आपको यही क्लियर कराना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या फिर सिर्फ रिडक्शन हो। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा ही। इसीलिए आप किसी एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते और हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी वी नीड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और जो रेफरेंस हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर शी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी है। तो इसका जो हम बोलते हैं कि वोल्टेज है वो 0 कंसिडर किया जाता है, तो और उसी के रिस्पेक्ट में बाकी इलेक्ट्रोड्स की वैल्यूज़ निकाली जाती है। तो इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किया क्या जाता है, यहाँ पर ये देखिए डायग्राम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये देखिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, ये 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन ले रखा है। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये प्लेटिनम है। प्लेटिनम के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की ही कोटिंग की गई है। बाहर से हाइड्रोजन पंप की जा रही है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे होल, यहाँ से बाहर से हाइड्रोजन इसमें सप्लाई की जा रही है। जो सॉल्यूशन है ये HCl का है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, एसिड आर सब्सटेंसेस विच गिव्स H आयन। तो एसिड कौन, जो H आयन दे। तो यहाँ पर H आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में लिक्विड फॉर्म के अंदर, और बाहर से भी हाइड्रोजन आ रही है। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन हो सकती है। ये जो हाइड्रोजन है वो H आयन में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर H आयन जो है वो हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर जो प्लेटिनम मेटल नज़र आ रहा है आपको, जो प्लेटिनम मेटल है ये इनर्ट मेटल है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये रिएक्शन होने के लिए अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। तो प्लेटिनम का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट करती है तब क्या रिएक्शन होगी, एनोड होगा, एनोड बोले तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन था, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और ये कन्वर्ट हो जाएगा H आयन में। ऐसा कब होगा, जब हाइड्रोजन एनोड की तरह बिहेव करेगी। लेकिन SHE जो है वो एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, वो डिपेंड करेगा वो किसके साथ कनेक्टेड है। तो दूसरे वाले जो मेटल एटम है, दूसरे वाला जो हाफ सेल आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये सिर्फ एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। वहीं अगर कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, H आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो ये था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके अंदर हम हमेशा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है उसको 0 वोल्ट कंसिडर करते हैं, रेफरेंस वैल्यू है इसकी। और उसको फिर हम दूसरे बोलेंगे सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट किया जाता है, और उसके बाद वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आती है वो हमें बता देती है कि इस पूरे सेल का या फिर उस पर्टिकुलर मेटल का इलेक्ट्रोड कितना है। पूरे सेल का कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का तो क्या कंसिडर किया है, 0। तो अब जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ पे वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आ रही है 3। तो ये जो 3 आया है ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है बिटवीन दिस लेफ्ट हैंड साइड सेल एंड राइट हैंड साइड सेल। ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है यहाँ पर देखिए, जिंक का सेल ले रखा है यहाँ,
और ये वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस पंप की जा रही है, यहाँ पर ये पूरा HCl का ही सॉल्यूशन है, सॉरी H2SO4 है। खैर हमें मतलब किससे होता है, हमें सिर्फ इस H आयन से मतलब होता है। तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन है। तो यही दो रिएक्शंस हो रही हैं, यहाँ पर भी जिंक आयन है। तो अब हमें ये देखना है कि जो जिंक आयन है और हाइड्रोजन आयन के अंदर किसकी एबिलिटी ज़्यादा है ऑक्सीडेशन की, या किसकी रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर जिंक है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, यानी कि क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि रिड्यूस होने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है। मीन्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ वो रिड्यूस होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा, मैंने कहा मान लीजिए यहाँ पर वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है 3। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस 3 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंक का पोटेंशियल 3 है, लेकिन हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, हमने ऑलरेडी आर्बिट्रेरीली कंसिडर किया हुआ है कि हाइड्रोजन का 0 है, इसलिए 3 माइनस, और हम हाइड्रोजन का माइनस कर दें क्योंकि हम तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो हमने यही किया है, ये वैल्यू इस तरीके से हमने 3 कैलकुलेट कर दी। तो जिंक का पोटेंशियल हमने इस तरीके से कर दिया है। खैर ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, पर इससे मैं आपको बस ये समझाना चाह रही हूँ कि अब जब किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करोगे तो जो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आ जाएगी वो हमें उस मेटल की वैल्यूज़ बताएगी। हालांकि वोल्ट मीटर सिर्फ डिफरेंस बताता है दो कनेक्टेड इलेक्ट्रोड का, लेकिन जब वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस केस में हम हाइड्रोजन यानी कि 0 है यहाँ पर ये वैल्यू, इसको माइनस कर देंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे वो उस मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू की। पर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर कोई और इलेक्ट्रोड होता तो क्या होता, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। मीन्स अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना लेकर मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले ली, तो फिर क्या यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो सेम होगी जो कि जिंक की एक्चुअल वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये आपको मुझे बताना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। पता नहीं कोई हुआ है कि नहीं भाई, पता नहीं क्या क्या दब गया, ट्रिम कर दियो देख।